वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम बात करते हैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन विथ आंसर की, जो कि निमी पैटर्न पर आधारित होंगे। इससे संबंधित हमने कई वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देखेंगे तो निमी मॉडल सेट करके एक प्लेलिस्ट होगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन विथ आंसर होंगे, जो CITS एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि आप CAD कैड की बात हो रही है, कैड और कैम ड्राइंग बनाने के लिए उपयोग होता है, कंप्यूटर के द्वारा ये ड्राइंग बनाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है, यदि आप CAD में निरपेक्ष निर्देशांक का प्रयोग 0 0 आरंभिक बिंदु से रेखा बनाने के लिए करते हैं तो इसके बाद X अक्ष पर 8 इकाई और Y अक्ष पर 5 इकाई के लिए रेखा बनाते हैं तो आप दूसरे बिंदु पर कहाँ प्रवेश करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए में है 8 और 5, बी में दिया है 5 8, सी में है 0 8 और डी में दिया है 0 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 8 और 5। ठीक है, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है कि बड़े बियरिंग के बड़े वक्र सतह को स्क्रैप किया जाता है तो किस प्रकार का स्क्रैपर का हम चुनाव करेंगे। यानी बड़े बियरिंग है और उसके सतह को स्क्रैप करना है, वक्र के सतह को स्क्रैप करना है, तो कौन सा स्क्रैपर का हम चूज करेंगे, चुनाव कौन सा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, देखिए फ्लैट स्क्रैपर, बी में दिया है हाफ राउंड स्क्रैपर, सी में दिया है 3 स्क्वायर स्क्रैपर और डी में दिया है बुल नोज स्क्रैपर। ठीक है, तो जो इस प्रकार के बड़े बेयरिंग होते हैं और उसको स्क्रैपिंग करना होता है तो हमें बुल नोज स्क्रैपर का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आरेख में ड्रिल एंगल बी को बताना है। देखिए ये एक ड्रिल का पॉइंट बना हुआ है और इसमें एंगल हमें बताना है, जो ड्राइंग में बना हुआ है बी करके इसमें दर्शाया गया है। तो इस बी को क्या कहते हैं हम, ये हमें इस ड्राइंग को देख करके बताना है। तो ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कटिंग लिप एंगल, बी में है लिप क्लियरेंस एंगल, सी में है चीजल एज एंगल और डी में है पॉइंट एंगल। तो यह जो है लिप क्लियरेंस एंगल है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है फोर्थ में देखिए क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए आरेख में 3 टैपों के सेट में से एक टैप दिखाना है। देखिए टैप के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे तो टेक्निकल स्किल एक प्लेलिस्ट होगा, जिसमें बहुत सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में हमने वीडियो बिल्कुल सरल शब्दों में बना के समझाया हुआ है, जिसमें हम टैप के बारे में भी बताए हुए हैं। तो यदि आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि टैपिंग क्या होता है और कितने प्रकार से करते हैं, कौन कौन से टैप यूज होते हैं। तो खैर चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें बताना है कि ये जो स्टार्टिंग में है वह कौन सा टैप है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है टेपर टैप, बी में है प्लग टैप, सी में है बॉटमिंग टैप और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यह जो टैप होता है यह प्लग टैप होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लग टैप। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है मृदु इस्पात पीतल जैसे मृदु मटेरियल की ग्राइंडिंग करते समय ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग पॉइंट के बीच वेज का चिप बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। यानी मृदु इस्पात है, पीतल जैसे मृदु मटेरियल की ग्राइंडिंग करने समय ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग पॉइंट के बीच वेब का चिप बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए में है लोडिंग, बी में है ग्लेजिंग, सी में है एम्बेडिंग और डी में है ट्रूइंग। तो इस प्रकार जो बनते हैं वह ग्राइंडिंग व्हील पे लोडिंग होते हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, आर्क शुरू करने के 2 मेथड नीचे दिए गए हैं, वे मेथड क्या है। हम ये देखिए, ये वेल्डिंग से संबंधित है, वेल्डिंग के बारे में भी हमने वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। आप चैनल में विजिट करेंगे तो आपको वेल्डिंग से संबंधित वीडियो मिलेंगे। आर्क शुरू करने के 2 मेथड नीचे दिए गए हैं, वे मेथड क्या है, ये हमें बताना है। ये जो 2 मेथड दिए गए हैं आर्क वेल्डिंग के लिए है और ये आर्क शुरू करने के 2 तरीके बताए गए हैं, तो हमें ये चित्र में देख करके बताना है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि स्वीप मेथड और टिप मेथड, बी में दिया है स्क्रैच मेथड और
टैप मेथड, सी में दिया है विप मेथड और टैप मेथड, और डी में दिया है स्क्रैच मेथड और टिप मेथड। तो ये जो है दोनों जो हमें दिया गया है ये स्क्रैच मेथड और टिप मेथड है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए आरेख किस प्रकार का वेल्ड ज्वाइंट है। ये जो है वेल्ड ज्वाइंट के बारे में हमें बताना है कि कौन सा वेल्ड ज्वाइंट है। तो ज्वाइंट से संबंधित भी वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है वेल्डिंग के, वो देख लेंगे आप। तो देखिए वेल्ड के ज्वाइंट बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है बट ज्वाइंट, बी में है कॉर्नर ज्वाइंट, सी में है एज ज्वाइंट और डी में है टी ज्वाइंट। तो ये जो है ड्राइंग को देख करके हमें बताना है। तो ये जो है एज ज्वाइंट है, इसमें देखिए दो एजों को आपस में जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे आरेख में वेल्ड ज्वाइंट में दो दोष दिखाए गए हैं, वे दोष कौन से हैं। वेल्डिंग के दोष के बारे में दिया गया है ड्राइंग, और ये हमें बताना है कि कौन सा ये दोष है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अपूर्ण मिश्रित अंडरकट, बी में दिया है अपूर्ण मिश्रित क्रेटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया अपूर्ण भेदन अंडरकट, और ऑप्शन नंबर डी में दिया अपूर्ण भेदन क्रेटर। तो ये जो है वेल्डिंग के जो दोष हैं, इस दोष को हम अपूर्ण मिश्रण अंडरकट बोलते हैं, ठीक है, यानी इनकम्प्लीट फ्यूजन और अंडरकट, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये वेल्डिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन हुए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन कि टैप से छेद की चूड़ी बनाने के बाद यह पाया गया कि चूड़ी का शिखर अच्छे तरह से नहीं बना है। टैपिंग से संबंधित क्वेश्चन है ये कि टैप से छेद की चूड़ी बनाने के बाद यह पाया गया कि चूड़ी का शिखर अच्छे तरह से नहीं बना है, तो यह दोष निम्न कारण से होता है। यानी टैपिंग करते समय हमने एक होल के अंदर टैपिंग किया और थ्रेड काटा, और हमें पता चला कि वो थ्रेड अच्छा नहीं है, तो इसमें कौन सा दोष, मतलब यह दोष किसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या क्या दिया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आएंगी। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, टैप ड्रिल के आकार की अपेक्षा छेद का आकार थोड़ा ज़्यादा होना। ऑप्शन नंबर बी में दिया है अपर्याप्त प्रशीतक की आपूर्ति। सी में दी है टैप के कटिंग एज का टिप टूटा होना, और डी में है टैप ड्रिल के आकार के अपेक्षा छेद का आकार थोड़ा कम होना। तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं वह टैप ड्रिल का आकार के अपेक्षा छेद का आकार थोड़ा ज़्यादा होना, यानी वो बड़ा हो जाएगा, तो ये इस प्रकार के थ्रेड बनेंगे, अच्छे थ्रेड नहीं बनते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है इसमें है कि नीचे दिए गए आरेख में फोर्जिंग टूल को हमें बताना है। यह एक टूल है, यह फोर्जिंग में यूज किया जाता है, तो इस टूल का हमें नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्लैटर, बी में दिया है स्वेज, सी में दिया है कोल्ड सेट और डी में दिया है हरडाई, ठीक है। तो यह जो है यह एक स्वेज है, ठीक है, स्वेज ब्लॉक जिसको बोलते हैं, तो यह एक स्वेज है। इसका उपयोग फोर्जिंग शॉप में फोर्जिंग काम में किया जाता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कि बेंच वाइज का जाब प्लेट किस मटेरियल का बना होता है। बेंच वाइज का जाब प्लेट किस मटेरियल का बना होता है। तो देखिए बेंच वाइज का जो जाब प्लेट होता है वह टूल स्टील का बना होता है। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है टूल स्टील, बी में मृदु स्टील, सी में ढलवा लोहा और डी में कांसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी टूल स्टील। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, लेथ की क्षमता को खाली स्थान के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी लेथ मशीन होती है उसकी कैपेसिटी कैसे हम व्यक्त करेंगे। तो ऑप्शन ए में देखिए क्या क्या दिया है, चक की अश्वशक्ति और व्यास से, यानी हर्स पावर एंड डायमीटर ऑफ चक। ऑप्शन नंबर बी में दिया है केंद्रों के मध्य दोलन और दूरी से। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि बेड की लंबाई और स्पिंडल की गति से। ऑप्शन नंबर डी में दिया है टूल पोस्ट साइज और लेथ ट्रेवल से। तो इसका आंसर हो जाएगा लेथ की क्षमता को हम दर्शाते हैं, लेथ मशीन की क्षमता को हम
केंद्र के मध्य दोलन और दूरी से, यानी स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, इस तरीके से इसकी क्षमता को हम डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रेजिंग में भरने के लिए प्रयुक्त अलौह धातु का गलनांक। ब्रेजिंग एक मशीनिंग क्रिया है जिसमें अलौह धातु के गलनांक के बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 427 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेकिन आधार धातु से नीचे। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 427 डिग्री से नीचे लेकिन आधार धातु से ऊपर, आधार धातु से नीचे। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 427 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और आधार धातु के ऊपर, और 427 डिग्री सेल्सियस के नीचे लेकिन आधार धातु से ऊपर। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ब्रेजिंग के लिए जो अलौह धातु है उसके गलनांक के बारे में हमें बताना है। तो ब्रेजिंग के लिए अलौह धातु का जो गलनांक होता है ये होता है 427 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेकिन आधार धातु से नीचे, अर्थात इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कि प्रायः बेयरिंग बूश किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो बेयरिंग बूश के मटेरियल की बात हो रही है। तो बेयरिंग बूश का जो मटेरियल होता है वह गन मेटल का होता है। ऑप्शन से हम इसका करेंगे आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है तांबा, बी में पीतल, सी में वाइट मेटल और डी में गन मेटल। तो बेयरिंग बूश जो है ज़्यादातर गन मेटल के ही बनाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग निम्न दो प्रकार के होते हैं, यानी जो सोल्डर होता है सोल्डरिंग में क्या क्या हम प्रयोग करेंगे, नहीं सोल्डरिंग के प्रकार बताना है, मटेरियल नहीं बताना है, सोल्डरिंग के प्रकार बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में क्या क्या दिया है, सॉफ्ट सोल्डरिंग एंड हार्ड सोल्डरिंग, यानी मुलायम सोल्डर और कठोर सोल्डरिंग। बी में दिया है मृदु सोल्डरिंग और टफ सोल्डरिंग। सी में दिया है प्राथमिक सोल्डरिंग और गौड़ सोल्डरिंग, और डी में दिया है मूलभूत सोल्डरिंग और उच्च सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग के जो दो प्रकार होते हैं वह जो होते हैं मुलायम और कठोर होते हैं, यानी सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग होते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन कि नीचे दिए गए आरेख में कॉम्बिनेशन सेट के एक हेड को दिखाया गया है, ये बताना है कौन सा हेड है। तो देखिए ये जो है 16 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर में कि कॉम्बिनेशन सेट का एक पार्ट हमें दिया गया है और इस पार्ट को हमें देख के बताना है कि ये कौन सा पार्ट है। तो देखिए ये जो हो गया इसको हमें देख के बताना है। ऑप्शन हमें 4 दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है सेंटर हेड, बी में दिया है प्रोटेक्टर हेड, सी में स्क्वायर हेड और डी में दिया है रूल हेड। तो ये जो है हमें पता है कि यह स्क्वायर हेड है। स्क्वायर हेड इसका उपयोग 90 डिग्री चेक करने के लिए या 45 डिग्री चेक करने के लिए होता है, और इसमें जो है एक स्क्राइबर लगा होता है और इसमें स्पिरिट लेवल भी होता है, जो देखिए इसमें लिखा हुआ है। कॉम्बिनेशन सेट के बारे में बहुत पहले ही हमने वीडियो अपने चैनल में बनाए हुए हैं, आप उसको विजिट करेंगे देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉम्बिनेशन सेट के बारे में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए आरेख में नट को कसने के लिए स्पैनर का प्रयोग दिखाया गया है, ऐसा करने के लिए कौन सी प्रथा अच्छी नहीं है। यानी ये जो है क्वेश्चन को अच्छे से आप समझेंगे कि इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये जो स्पैनर है, स्पैनर को से नट को कसने के लिए स्पैनर प्रयोग करते हैं, तो ऐसा करने के लिए कौन सी प्रथा अच्छी नहीं, ऐसा करते समय क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि स्पैनर नट पर अच्छे तरह से लग जाता है। बी में दिया है स्पैनर को खींचने के अपेक्षा धक्का देना अच्छा है। सी में दिया स्पैनर को नट के समान ही प्लेन पर प्रयोग करते हैं, और डी में दिया है नट स्पैनर के जा पर पूरी तरह से फिट हो जाता है। तो इसके लिए जो होता है यह स्पैनर को खींचने के अपेक्षा धक्का देना अच्छा होता है। इस स्पैनर के लिए खींचने की अपेक्षा धक्का देना जो है अच्छा होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है कि धातु का वह टुकड़ा जिस पर हथौड़ी से चोट दिया जाता है तो उस में मामूली या बिना विकृति आए दरार आ जाता है, तो वह कौन सा गुण होता है। मतलब जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल के जो टुकड़े होते हैं उस पर हथौड़े से चोट दिया जाता है तो उसमें बिना विकृति किए ही उसमें दरार आ जाता है, तो यह मटेरियल का कौन सा गुण होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सख्त टफ, बी में दिया है ब्रिटल भंगुर, सी में दिया है नम्य डक्टिल और डी में दिया है मैलिएबल यानी आघातवर्धनीय। तो
धातु जो होती है उसको पीटने पर, यह चोट देने पर टूट जाता है, विकृति आ जाती है, दरार बन जाता है, भंगुर हो जाता है। भंगुर होने की वजह से ही उस पर हथौड़े का चोट दिया जाता है तो वह चटक जाता है, टूट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी ये बी आंसर सही है, भंगुर हो जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्नैप हेड रिवेट की ऊंचाई मानक होती है, यानी जो स्नैप हेड रिवेट होता है दोस्तों, रिवेट से संबंधित अभी हमने वीडियो नहीं बनाया हुआ है, रिवेट से वीडियो बनाएंगे। ये रिवेट की ऊंचाई के बारे में पूछ रहा है कि रिवेट की ऊंचाई जो होती है वह मानक कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 0.5 गुणे रिवेट का व्यास, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0.7 गुणे रिवेट का व्यास, ऑप्शन नंबर सी में दिया 0.9 गुणे रिवेट का व्यास, और डी में दिया है 1.1 इंटू रिवेट डायमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.7 इंटू रिवेट डायमीटर ऑफ रिवेट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, यानी रिवेट के हेड के बारे में, हेड की ऊंचाई जो होती है वह 0.7 इंटू रिवेट का व्यास से निर्धारित करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए आरेख में ए से चिन्हित टूल के साथ रिवेट जॉइंट पर कौन सा कार्य किया जाता है। ये जो है ए नंबर है, यह क्या दर्शाता है। रिवेट में ही ये क्वेश्चन है कि रिवेट में जो है यह ए क्या दर्शाता है। तो ए जो है देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ड्राइंग देख करके हमें ये बताना है। ऑप्शन ए में दिया है फिनिशिंग, बी में दिया है टाइटनिंग, सी में दिया है कॉकिंग, और डी में दिया है फुलरिंग। ये कॉकिंग टूल है कि फुलरिंग टूल है, ये क्या हो रहा है, कॉकिंग हो रहा है कि फुलरिंग हो रहा है कि फिनिशिंग हो रहा है कि टाइटनिंग हो रहा है। तो यह जो है फुलरिंग का एग्जाम्पल है, अर्थात ये जो ड्राइंग दिखाया गया वो फुलरिंग के लिए उपयोग होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन कि नीचे आरेख में किस प्रकार का फाउंडेशन बोल्ट दिखाया गया है। ये जो है यह एक फाउंडेशन बोल्ट का ड्राइंग है, यह चित्र है, और इसका नाम हमें बताना है चित्र को देख करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है देखिए कि रैग बोल्ट, बी में दिया है लेविस बोल्ट, सी में दिया है स्क्वायर बोल्ट, और डी में दिया है वक्र बोल्ट। तो यह जो है यह एक रैग बोल्ट है, RAG रैग बोल्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ बोल्ट के बारे में, ये फाउंडेशन बोल्ट के टाइप्स में ये सब बोल्ट आते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि फ्लैंज कपलिंग में फ्लैंज को खाली स्थान की सहायता से एक साथ बांधते हैं, यानी फ्लैंज कपलिंग जो होता है उसमें फ्लैंज को किसकी सहायता के द्वारा बांधा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है बोल्ट और नट, बी में दिया है स्टड, सी में दिया है हेडलेस टेपर बोल्ट्स, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्लैंज की कपलिंग के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, तो फ्लैंज के लिए हम बोल्ट और नट उपयोग करते हैं हमेशा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार का कपलिंग दिखाया गया है। ये जो है यह एक ड्राइंग बना हुआ है, यह कौन सी कपलिंग है ये हमें ड्राइंग देख करके बताना है। तो ये किस कपलिंग का एग्जाम्पल है यानी ड्राइंग है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या क्या दिया है कि ओल्डम कपलिंग, बी में दिया है मफ कपलिंग, सी में दिया है रिजिड कपलिंग, और डी में दिया है यूनिवर्सल कपलिंग। तो यह जो है ये यूनिवर्सल कपलिंग का ड्राइंग है, और ये यूनिवर्सल कपलिंग को दर्शाता है जिसका उपयोग हेवी लोड के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन कि रिवेट के 20 mm रिवेट को 20 mm रिवेट के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया, तो इसका क्या अर्थ है। यानी कोई रिवेट है और इसको 20 mm रिवेट के रूप में पहचाना गया, तो इसका क्या अर्थ है, 20 mm क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है कि शंख का व्यास है, ऑप्शन बी में है हेड का व्यास है, ऑप्शन सी में है हेड और शंख दोनों का व्यास है, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो रिवेट कहा जाए कि 20 mm का रिवेट है, तो 20 mm का रिवेट क्या दर्शाता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो रिवेट का जो शंख का व्यास है वह 20 mm का है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए, ये शंख के व्यास के बारे में बताता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 नंबर क्वेश्चन। स्लिप गेज से क्या काम हो रहा है। हमें ड्राइंग देख करके, आलेख देख करके हमें बताना है कि स्लिप गेज में क्या काम हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, ड्राइंग देखते हुए हमें इसका आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए में है समायोजन एडजस्टिंग, बी में है योजना एडिंग, सी में है संयोजन कंबाइनिंग,
और डी में है ये वेरिएंजिंग, ठीक है, यानी स्लिप गेज जो है, स्लिप गेज का ये वेरिएशन हो रहा है यानी ऐठन हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डी 25 नंबर। जो स्लिप गेज होता है, स्लिप गेज को यूज करने से पहले ये ऐसे सेट किया जाता है, उसके बाद ही इसका यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अर्थात ऐठन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मापने वाला डिवाइस द्वारा मात्रा में छोटे अंतर का पता लगाने की योग्यता को सेंसिटिविटी कहते हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन, यदि मृदु इस्पात की लैपिंग करना हो तो कौन सी अपघर्षक का प्रयोग होता है? यदि मृदु इस्पात की लैपिंग करना हो तो कौन सा अपघर्षक प्रयोग करेंगे, यानी इस्पात के ऊपर लैपिंग करना है तो हम क्या यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बी में दिया है सिलिकॉन कार्बाइड, सी में दिया है डायमंड और डी में दिया है बोरॉन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमेशा यूज करते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे ग्राइंडिंग व्हील का मॉडल दिया गया है ए और बी, ये बी है और ये ए है, ए और बी ग्राइंडिंग व्हील का मॉडल दिया गया है। ए और बी को पहचानने हैं हमें, ठीक है, कि ये किस प्रकार के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, ए बंधन और बी जो है सरंध्रता है, यानी ए जो है बॉन्ड है और बी जो है पोरोसिटी है, ठीक। बी में दिया है ए बंधन और बी स्थान है, स्पेस। ऑप्शन नंबर सी में दिया ए संयोजक और बी अंतराल है, और डी में दिया है ए जो है संरचना और बी सरंध्रता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन है कि ये ग्राइंडिंग व्हील के बारे में, उसके अंदर का है, ग्राइंडिंग व्हील दिया हुआ है और उसके अंदर ए और बी पार्ट दिया है, उसमें हमें बताना है कि ये ए क्या है और बी क्या है। तो ये जो है ए जो है बंधन और बी जो है इसका पोरोसिटी है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन की घूर्णन को रेखीय चाल में बदलने के लिए किस प्रकार का गियर प्रयोग करेंगे, यानी देखिए इसको अच्छे से समझेंगे। व्हाट टाइप्स ऑफ गियर इज यूज टू कन्वर्ट रोटेशन इनटू लीनियर मोशन, यानी रोटेशन को लीनियर मोशन में बदलना है, घूर्णन को रेखीय चाल में बदलने के लिए कौन सा गियर हम प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए में है रैक और पिनियन, ऑप्शन बी में है बेवल गियर, सी में है स्पर गियर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो रैक और पिनियन जो होता है यह जो है घूर्णन गति को रेखीय गति में बदलता है, ठीक है, रैक और पिनियन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए रैक और पिनियन। फिर चलते हैं आज के एकदम लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए बेल्ट ड्राइव में पुली ए को क्या कहते हैं। ये जो है एक बेल्ट ड्राइव है, पावर ट्रांसमिशन में ये सब पढ़ना होता है। तो बेल्ट ड्राइव में पुली ए को क्या कहते हैं। पुली ए देखिए क्या कहाँ पे है, पुली ए को नीचे दिए गए बेल्ट ड्राइव में पुली ए को कहते हैं, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन से स्थिर पुली, बी में है थ्रस्ट पुली, सी में है कसा हुआ पुली और डी में है आइडियल पुली, ठीक है। तो ये जो है वह एक आइडियल पुली है, ठीक है। ये छोटा वाला जो है ना यही है वो आइडियल पुली, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये रहे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर जो कि CITS के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो पहले भी हमने बना चुके हैं और आगे भी ऐसे वीडियो हम लेकर के आएंगे जो कि CITS एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, कोई भी टेक्निकल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आप हमारे चैनल में विजिट करेंगे तो बहुत सारे टेक्निकल टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित वीडियो मिलेंगे, क्वेश्चन विथ आंसर, वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे टॉपिक वाइज हर चैप्टर से। फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आंसर इसमें मिलेंगे। GK स्पेशल क्लासेस भी हमारे चैनल में होते हैं।
तो फिर इस वीडियो के अंत में हम एंड वीडियो भी लगा देंगे जो इससे रिलेटेड होंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।